जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो कल साहब, आज 1 मई है, तो कल आज सुबह जो है वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2022 मतलब जो पिछला महीना बीता है इसके आंकड़े जारी किए हैं जीएसटी के। और इस अप्रैल 2022 में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है भारत में, और वो है 1,68,000 करोड़ लगभग। मतलब मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 1,68,000 करोड़। पिछले साल मतलब अप्रैल 2021 में ये फिगर थी तब 1,139,708, मतलब लगभग 1,40,000 करोड़। और पिछले साल की तुलना में इस साल का जो अप्रैल है वो लगभग आप ये समझ लीजिए कि 20% ज्यादा है। मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 20% ज्यादा है। मतलब पिछले साल की तुलना में इस बार देश में ज्यादा उत्पादन हुआ, ज्यादा बिक्री हुई, लोगों ने ज्यादा खरीदारी की, और जो देश का जो पूरा जीएसटी कलेक्शन था उसमें 20% की ग्रोथ आई है, और आज तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक अंदाजा तो लगता ही है कि नहीं, इकोनॉमी अब धीरे धीरे कोविड के लगातार 2-3 साल की डिस्टर्बेंस के बाद इकोनॉमी अब थोड़ी सी पटरी पे आने शुरू हो गई है, बिक्री हो रही है। और तो ये तो था सब जीएसटी का नेशनल कलेक्शन। अब इसके ना स्टेट वाइज भी जो आंकड़े हैं वो भी जारी करता है वित्त मंत्रालय। तो उसमें कुछ मुद्दे बड़े गौर करने लायक हैं, और उसमें मुझे जो एक चिंताजनक बात दिखाई देती है वो ये है कि पंजाब का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा पुअर रहा है। मतलब बिहार से तुलना की जा सकती है। और जो ये ग्रोथ होती है जीएसटी कलेक्शन में, जो ग्रोथ है उसका जब आंकड़ा दिया गया है तो बिहार में पिछले साल की तुलना में या पिछले महीनों की तुलना में जो जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में हुआ है वो 2% कम हुआ है। जो ग्रोथ है वो -2% है, नेगेटिव ग्रोथ है। मतलब जितना पहले होता था उससे भी कम जीएसटी कलेक्शन हुआ, 2%। बाकी अन्य स्टेट्स में किसी में 4%, 8%, 10%, 12%, 19%, 20% तक, 24, 28, 54 तक भी है। वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आंकड़ा आपको मिल जाएगा। पर जो नेशनल एवरेज है वो 20% है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पंजाब की ग्रोथ सिर्फ 4% है। ये अब मुझे नहीं मालूम पंजाब के नागरिक या पंजाब की सरकार इसको किस तरीके से लेती है, या इससे क्या वो कंक्लूजन्स निकालती है, या समझदार लोग जो पंजाब में बैठे हैं वो क्या इससे सीखते हैं, समझते हैं। पर अच्छा, मैं एक बात और बताऊं आपको। आपको याद होगा ना, आज से कुछ साल पहले हमारे देश में कुछ बड़े राज्यों को बीमारू स्टेट कहा जाता था। और वो बड़े राज्य कौन कौन थे? बी से बिहार, आई ऐसे ही लगा रखा था बीमारू बनाने के लिए उसको। बी से बिहार, एम से एमपी, आर से राजस्थान और यू से यूपी। ये 4 स्टेट थे जो कि बहुत ही बैकवर्ड माने जाते थे। राजस्थान, एमपी तो खैर बहुत तेजी से इस बीमारू के टैग से निकल आए थे। और मुझे याद है एमपी ने तो इतनी जबरदस्त ग्रोथ की है शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में कि उनकी तो जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो ही बहुत ज्यादा थी जब से शिवराज चौहान की वहां पे गवर्नमेंट आई है। उसी तरह राजस्थान ने भी बहुत तरक्की की है पिछले 15-20 सालों में। और इन दोनों स्टेट्स ने तो सफलतापूर्वक वो बीमारू का जो टैग था ना, वो पिछड़े राज्य का जो टैग था वो हटा के वो अब बहुत ही अच्छे प्रगतिशील विकासशील राज्यों में उनकी गिनती होने लग गई है। परंतु साहब, पंजाब तो हमारे देश का सिरमौर आज से नहीं, पिछले 50 साल से है।
The one of the most developed and the richest state in the country was पंजाब. मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब हमने अपना गांव महापुर छोड़ के महापुर से बाहर निकल के अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्पोर्ट्स और वैसे फैमिली के लिए जब हम निर्णय ले रहे थे तो हमने पूरे देश में नज़र मारी थी कि हम वहाँ से निकल के कहाँ जा सकते हैं. हमने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स करानी थी, अच्छी एजुकेशन देनी थी और अच्छे माहौल में रखना था. मुझे याद है आज से 15 साल पहले हमने कहा वी चोज पंजाब. और मुझे आज भी लगता है कि पंजाब से अच्छा कोई स्टेट रहने के लिए या आदमी को तरक्की करने के लिए कोई हो नहीं सकता. इतना बेहतरीन माहौल, मतलब इससे खुशनुमा माहौल आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा. ऐसा हम मान के पंजाब में आए थे. परंतु पिछले 15 सालों से तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि पंजाब उत्तरोत्तर हर पैरामीटर पे, एक जमाना था कि पंजाब देश में हर पैरामीटर पे टॉप 5 में होता था. आजकल आप देख लीजिए पंजाब तकरीबन हर पैरामीटर में बॉटम 5 में, बॉटम 10 में चला गया. अब आप ये जीएसटी कलेक्शन को ही देख लीजिए भाई. हरियाणा तो पंजाब का छोटा भाई है ना, परंतु हरियाणा का अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन है साहब 8,197 करोड़, 8,000 करोड़, और पंजाब का है 1,994 करोड़. मतलब पंजाब का कलेक्शन जो है हरियाणा से 4 गुना कम है. ये हरियाणा 4 गुना ज्यादा जीएसटी कलेक्ट कर रहा है. और देखिए जो बहुत ही छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनका कल जन्म हुआ है, जो आज भी बहुत पिछड़े माने जाते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स, वो पंजाब से बहुत आगे जीएसटी कलेक्शन. हरियाणा की तो खैर बात छोड़ दो, हरियाणा तो शायद टॉप 5-6 में आ जाएगा. हरियाणा का कलेक्शन तो यूपी के बराबर है. यूपी का भी 8,534 है, उनका 8,197, 8,200 मान लो. यूपी से सिर्फ 200 करोड़ कम कलेक्शन है हरियाणा का. हरियाणा में कितनी जबरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि हरियाणा मुश्किल से 1.5-2 करोड़ की आबादी का छोटा सा एक प्रदेश है. कहाँ यूपी 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, पर उसका जीएसटी कलेक्शन यूपी के लगभग बराबर है. और अब आप पंजाब में आ जाइए सब. पंजाब का है 1,994 करोड़, बिहार का है 1,400 करोड़, मतलब पंजाब का बिहार से थोड़ा सा ज्यादा है. उसके बाद आ जाइए छत्तीसगढ़, 3,000 करोड़. छत्तीसगढ़ जैसा बेहद बैकवर्ड स्टेट, जहां पे सिवाय नक्सलिज्म और आदिवासियों का स्टेट, एग्रीकल्चर नाम मात्र की, हाँ खनिज एक्टिविटी बहुत है, खनिज का वहां से बहुत, मतलब इट इज अ मिनरल रिच स्टेट, पर वहां पे जीएसटी कलेक्शन 3,000 करोड़ है. क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री पिछले 15 सालों में बहुत ज्यादा आई है. और पंजाब से उठ के पूरी की जो स्टील इंडस्ट्री थी मंडी गोविंदगढ़ साइड की, वो सारी उठ के जो है रायपुर चली गई है छत्तीसगढ़ में. और आज उनका जीएसटी कलेक्शन जो है 2,977 करोड़, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़. पंजाब से 1,000 करोड़ ज्यादा. उसी तरह आप देख लीजिए उत्तराखंड, पहाड़ी स्टेट है. टूरिज्म मेन एक्टिविटी या तो थोड़ा बहुत टूरिज्म है, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर है नाम मात्र की. और ये नीचे के पोर्शन में हरिद्वार साइड थोड़ी सी इंडस्ट्री है, परंतु जीएसटी कलेक्शन पंजाब के बराबर है. इसके अलावा देख लीजिए आप राजस्थान, 4,550 करोड़, 4,550 करोड़, पंजाब से दुगने से भी ज्यादा. एमपी 3,339 करोड़. छत्तीसगढ़ मैंने आपको बता दिया. तो सब
व्हाट एल्स, क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा एक बात बताइए ना, जब पंजाब का बंटवारा पंजाब की लीडरशिप ने यह प्लान किया था कि सब पंजाब को 3 टुकड़ों में हम बांटेंगे और पंजाब का विभाजन भाषाई आधार पर करेंगे, तो उस वक्त पंजाब के लीडर्स ने क्या सोच के पंजाब का विभाजन किया था कि इससे पंजाब का भला होगा या पंजाब गर्त में चला जाएगा? अच्छा, जब पंजाब का विभाजन कर रहे थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम अपना बहुत कीमती हिस्सा हरियाणा जैसा आज आज अगर जॉइंट पंजाब होता तो पंजाब कहां तक होता था? दिल्ली तक होता ना। आज पंजाब की सीमाएं इधर दिल्ली को टच कर रही होती। अच्छा, आज हरियाणा की ग्रोथ का असली कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की नजदीकी। हरियाणा का एक बहुत बड़ा इलाका दिल्ली से एकदम सटा हुआ है और वहां पे बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती है। गुड़गांव की ग्रोथ का क्या राज है? दिल्ली से नजदीक होना और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फरीदाबाद की ग्रोथ का क्या कारण है? दिल्ली से नजदीक होना। सोनीपत रोहतक की ग्रोथ का क्या कारण है? झज्जर की ग्रोथ का क्या कारण है? पानीपत की ग्रोथ का क्या कारण है? दिल्ली से नजदीक होना। आज लुधियाना की सारी होजरी इंडस्ट्री और सारी कंबल इंडस्ट्री और जितना भी वो उनका होजरी और इत्यादि इन सब का यार्न का सारा काम था, वो उठ के जो है गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लुधियाना की अपेक्षा पानीपत नजदीक पड़ता था। तो भैया जो पंजाब के जो नीति नियंता थे उन्होंने फ्यूचर के बारे में प्लान ही नहीं किया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमारे पल्ले रहेगा क्या। और आज आज सबसे बड़ी पंजाब की प्रॉब्लम, अच्छा पिछले 15 सालों में सारी की सारी इंडस्ट्री पंजाब से उठ के अन्य स्टेट्स में क्यों चली गई? पंजाब की जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री थी, बैट बनाने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, वो उठ के जो है वो जम्मू और उधर अनंतनाग एरियाज में चली गई, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर विल्लो होती है, पॉपुलर की खेती होती है, पॉपुलर वहाँ बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे बैट बनाना सस्ता पड़ता था। जम्मू में बैट, फिनिश्ड बैट बनाना सस्ता पड़ता है, तो पंजाब के सारे मैन्युफैक्चरर जाके जम्मू में बैठ गए। पंजाब की बहुत सारी इंडस्ट्री हिमाचल में बद्दी में शिफ्ट हो गई। पंजाब की बहुत सारी इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गई। पंजाब की बहुत सारी इंडस्ट्री दिल्ली, गुड़गांव, यूपी, नोएडा यहां शिफ्ट हो गई और पंजाब की लीडरशिप सोई हुई है सब, उसको चिंता ही नहीं इस बात की। जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का माहौल था वो आपके इन एजिटेशंस ने, आपकी अराजकता ने, जब आप अडानी अंबानी के साइलोज को, अडानी अंबानी के लॉजिस्टिक पार्क्स को, अंबानी अडानी के सारे बिजनेसेस को 2-2 साल तक वहाँ धरना लगा के रखोगे तो कौन इंडस्ट्रिस्ट आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाने आएगा या बिजनेस करने आएगा? बिजनेसमैन किसी अशांत एरिया में बिजनेस नहीं करना चाहता और आपने लगातार अशांति का माहौल बना रखा है। जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट कोई सोचता भी होगा आने का, बिजली आपके पास है नहीं, जमीनें आपकी देश में सबसे महंगी हैं, तो आप आखिर कौन सा इंसेंटिव दोगे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपके यहां इंडस्ट्री लगाएगा? फिर आप कहते हो हाय साडे मुंडे बाहर जा रहे ने क्योंकि आपके यहां अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। अरे भैया, अपॉर्चुनिटी लाइक आपने प्रदेश बनाया भी है। खैर, वो एक अलग दिशा में बात चली जाएगी। तो सब पंजाब के लीडर्स ने जब 60 के दशक में पंजाब के विभाजन के लिए इतना आंदोलन चल रहा था और इतनी अशांति थी, तो उस वक्त क्या सोच के पंजाब का 3 टुकड़ों में विभाजन किया था? टूरिज्म सारा हिमाचल ले गया और दिल्ली की नजदीकी की वजह से सारा बेनिफिट हरियाणा ले गया। आपके पास बचा क्या? सिवाय गेहूं चावल की खेती के और बचा क्या? और वो गेहूं चावल जो कि आज आपके लिए लायबिलिटी बन चुका है। केंद्र अगर न खरीदे तो आपका गेहूं चावल जो है वहां पड़ा पड़ा गोदामों में सड़ जाए। आज अगर केंद्र
गेहूं चावल आपका न खरीदे और वो आपके गेहूं चावल की गुणवत्ता इतनी पुअर है कि उसको देश में कोई खरीदना नहीं चाहता, खाना नहीं चाहता, अगर पीडीएस में वो न डिस्ट्रीब्यूशन हो, फ्री वाला 2 रुपए किलो, तो आपका चावल, आपका गेहूं कौन खरीद के खाएगा? तो सब वही बात है कि अगर एक परिवार का मुखिया अगर निर्णय लेने में गलती करता है ना, वो भविष्य दृष्टा नहीं होता, तो उसका खामियाजा आने वाली संततियों को भुगतना पड़ता है, पर परिवार को भुगतना पड़ता है। एक देश का, एक राज्य का और एक देश का मुखिया, एक राज्य और देश का लीडर जब गलत निर्णय लेता, जब वो भविष्य दृष्टा नहीं होता, जब वो दूरदृष्टा नहीं होता, तो उसका खामियाजा उसकी आने वाली संततियों को उठाना पड़ता है। और आज वही खामियाजा पंजाब की जनता उठा रही है। आज हमारे पंजाब के जो बच्चे भाग भाग के जो कनाडा जा रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही। और वो ये परिस्थितियां किसने क्रिएट की? खुद पंजाब की जनता ने क्रिएट की, पंजाब की लीडरशिप ने क्रिएट की। पंजाब की अदूरदर्शी लीडरशिप और पंजाब की जनता का अराजकता पैदा करने वाला माहौल, अराजकता पैदा करने वाले सोशल आपके और पॉलिटिकल, आपके रिलीजियस जो ये एजिटेशंस हुए हैं पिछले 10-20 सालों में, इसकी वजह से पंजाब में इंडस्ट्री का माहौल खत्म हो गया। पंजाब की इकोनॉमिक एक्टिविटी, आज आपके पास एग्रीकल्चर के अलावा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? टूरिज्म के नाम पे आज पंजाब में क्या है? वाई शुड समबडी कम टू पंजाब? फॉर वॉट? बाहर का आदमी आपसे क्या लेने आएगा? तो सब, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब को अभी भी इन सभी चीजों से समझने और सीखने की जरूरत है। पंजाब के लोगों को सीखने की जरूरत है। और ये जो अराजकता का माहौल हम यहां बना रहे हैं, ये आने वाले समय में हमारे बच्चे इसका खामियाजा भुगतेंगे और पंजाब और ज्यादा गर्त में जाएगा। अभी भी वक्त है कि पंजाब की लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप को ये समझने और सोचने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। और ये गिरावट, ये जो ढलान पे हमारी गाड़ी चल रही है ना, ये कहां जाके रुकेगी? इन आंकड़ों पे पंजाब के आम आदमी को विचार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी अगले किसी टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।